एक साल पहले पुणे, समस्तिका ने कामनी के हाथों में पकड़ी हुई छड़ी को अपने हाथों से रोक लिया और उसे गहरी नज़रों से देखने लगी। इस वक्त उसकी आंखों में एक आग जल रही थी। उसकी गोद से आस्तिक नीचे गिर रहा था और समस्तिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसने आस्तिक खो दिया हो। कामनी ने उस छड़ी को खींचना चाहा तो वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसका पत्थर दिल तो अभी भी पिघल नहीं रहा था। कामनी गुस्से से कांपते हुए बोली, छड़ी छोड़ वरना मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। समस्तिका गुस्से से कांपती हुई अपनी जगह से उठी और कामनी के हाथों से एक झटके से वो छड़ी खींचते हुए बोली, छोड़ूंगी तो आज मैं नहीं तुझे। ये बोलकर वो तुरंत कामनी की तरफ बढ़ गई। गायत्री जो वहीं खड़ी थी वो एकदम हैरान रह गई। वो आगे बढ़ती उससे पहले ही समस्तिका ने कामनी की गर्दन को कसकर अपने हाथों से जकड़ लिया था और उसे धकेलते हुए पीछे दीवार से लगा दिया। कामनी एकदम हैरान रह गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और सांसें हलक में अटकने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, लेकिन समस्तिका की गुस्से से जल रही नज़रें अभी भी कामनी के चेहरे पर थी और उसने अचानक से कामनी को थोड़ा आगे किया और जोर से उसका सर पीछे दीवार से दे मारा। कामनी दर्द से चीख भी नहीं पाई। उसकी आवाज़ अभी भी उसके गर्दन में दबकर रह गई। समस्तिका गुस्से से और तकलीफ से कांपते हुए बोली, आज तक तुमने मुझसे जो भी कहा चाची, मैंने वो सब कुछ किया था। पिछले 3 साल से एक रात भी ऐसी नहीं होगी जब तुमने मुझ पर तरस खाया हो। बदले में सिर्फ यही मांगा था कि मेरे आस्तिक को कोई तकलीफ मत देना, लेकिन तुमने उसकी जान ले ली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर उसने एक बार फिर से कामनी को हल्का सा आगे किया। कामनी के सर से पहले ही बहने लगा था, लेकिन समस्तिका तो वो खुद पर से कंट्रोल खो चुकी थी। वो अपनी सेंस में नहीं थी। उसने एक बार फिर से कामनी का सर दीवार से दे मारा। इस बार लगातार मारती रही। कई बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, जाने उसने कितनी बार कामनी का सर यूं ही पकड़कर दीवार पर मारा और फिर एक ही झटके में कामनी को छोड़ा। गायत्री घुटनों के बल नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी नज़रें कामनी और उस दीवार पर थी जो पूरी तरह से लथपथ थी। वही आस्तिक जिसकी आंखें पहले ही बंद हो चुकी थी, उसकी आंखें अब खुली हुई थी और वो भी एकटक अपनी माँ को देख रहा था। वो धीमे से बोला, माँ। उसके मुंह से माँ सुनकर समस्तिका तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा। उसे होश में देखकर वो जल्दी से भागती हुई उसके पास आई और घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? आस्तिक एकदम धीमी आवाज़ में बोला, ये आपने क्या कर दिया माँ? आपने गंदी आंटी को मार दिया क्या? आस्तिक की बात सुनकर समस्तिका ने पलटकर अब कामनी जी की तरफ देखा, जिसकी लाश नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। अगले ही पल उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। अब उसे होश आया कि उसने क्या कर दिया। उसने दोबारा आस्तिक की तरफ देखा और कुछ पल उसे देखती रही। आस्तिक एक बार फिर बोला, क्या अब आपको जेल हो जाएगी माँ? क्या आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी? आस्तिक के सवालों ने एक बार फिर से समस्तिका को झिझोड़ कर रख दिया। वो एकदम शुद्ध बुद्ध खोए बोली, नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी आस्तिक। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। हमें यहाँ से चलना होगा। हाँ, हमें यहाँ से जाना होगा। बोलकर उसने तुरंत आस्तिक को अपनी गोद में उठाया और वहाँ से भाग निकली। गायत्री ने एक नज़र उसे भागते हुए देखा, लेकिन उसे रोका नहीं। कामनी के मर जाने से उसे सदमा बेशक लगा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे। वो धीमे से बोली, शायद कुछ लोगों की मौत ही कुछ लोगों की ज़िंदगी होती है। आस्तिक उन सब चीज़ों को याद कर रहा था। तभी उसके साथ बगल में बेहोश पड़ी हुई समस्तिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बड़ी ही मुश्किल से बुदबुदाई, आस्तिक। आस्तिक ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, उसने तुरंत समस्तिका के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, माँ, आप अब ठीक हो ना माँ? समस्तिका ने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा। उसने एक बार उसका नाम ले लिया था, लेकिन अब उसमें दोबारा आस्तिक का नाम लेने की भी हिम्मत नहीं थी। पहले वो चंद बिस्किट तो खा लेती थी, लेकिन आज तो उसे वो भी नसीब नहीं हुए थे। हालांकि सामने ही टेबल था जिस पर पूरा खाना लगा हुआ था, लेकिन उसे खाने के लिए हिम्मत ही तो होनी चाहिए थी ना। आस्तिक रोते हुए बोला, आप
कब ठीक होंगी माँ? हमें यहाँ से जाना होगा। वो अंकल बोल रहे थे कि वो आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। इससे पहले कि वो आपको पुलिस के हवाले करे, हमें यहाँ से जाना होगा। पर आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है माँ, अब हम क्या करेंगे? समस्तिका ने उसके गाल पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा और एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। आस्तिक की आंखों से बस आंसू गिरते रहे। कुछ देर बाद वो भी सो चुका था। सुबह का वक्त चौहान मेंशन आगाज अपने कमरे में आराम से सोया हुआ था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वैष्णवी जी अंदर आई। उसके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें उन्होंने ब्लैक कॉफ़ी से भरा हुआ कप रखा हुआ था। वो मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आई। उन्होंने वह ट्रे साइड टेबल पर रखी और फिर आगाज के बगल में बैठकर उसके बालों को सहलाने लगी। आवाज़ धीमे से बोला, आप जानती हैं ना माँ, मुझे आपकी हरकतें पसंद नहीं। वैष्णवी जी मुंह बनाते हुए बोली, पूरे 3 महीने बाद देख रही हूँ तुम्हें, और तुम हो कि मुझे खुद से ज़रा सा भी प्यार नहीं करने देते। तुम बेटे हो मेरे, लेकिन अपनी माँ को अपने आप को टच भी नहीं करने देते। आगाज अपनी जगह से उठा और थोड़ा सा दूर होकर बैठते हुए बोला, आप जानती हैं मॉम, मुझे किसी का भी टच पसंद नहीं। ऐसी बात नहीं है कि मैं ये सब चाहता नहीं, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। जस्ट डोंट लाइक इट, सो प्लीज़ आप मुझे टच मत किया करो। ये बोलकर वो बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ जाने लगा। इस वक्त उसने वाइट कलर का लोअर पहना हुआ था। शर्टलेस बॉडी हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और ऊपर से सुबह सुबह उसे और भी ज़्यादा खास बना रहा था। वैष्णवी जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे तो खुद से दूर करने के लिए कह दिया, लेकिन अपनी बीवी को क्या कहोगे? उसे तो अपने करीब आने दोगे ना? आगाज जो वॉशरूम की तरफ जा रहा था, उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने बिना वैष्णवी जी की तरफ देखे कहा, इसलिए तो मैं शादी नहीं करूँगा मॉम। आगाज चौहान को वैसे भी अपनी लाइफ में जो चाहिए था वो उसके पास है। ये प्यार, शादी और इधर उधर का झंझट आगाज चौहान को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। ये बोलकर अब वो तुरंत वॉशरूम के अंदर चला गया। वैष्णवी जी थोड़ा मायूस होकर बोली, तुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। एक बेटा है जिसकी शादीशुदा ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और दूसरा शादी नहीं करना चाहता। पता नहीं ये दोनों मुझे मेरे पोते पोतियाँ देंगे भी नहीं। ये बोलते हुए अचानक ही उसे आस्तिक की याद आ गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और आगाज के रूम से बाहर निकलकर मेंशन से बाहर होते हुए बैकयार्ड की तरफ आई। बैकयार्ड में आते ही जैसे ही उनकी नज़र सामने ज़मीन पर गिरी हुई समस्तिका पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। आस्तिक भी उसके बिल्कुल पास ही सोया था, जबकि वैष्णवी जी ने उन दोनों को स्पेशली बेड पर सोने के लिए कहा था। वो तुरंत उन दोनों के पास आई और जैसे ही उन्होंने समस्तिका को हाथ लगाया, उन्होंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। समस्तिका का बदन एकदम तप रहा था। वो हैरानी से इधर उधर देखने लगी। जिस सर्वेंट को उसने समस्तिका और आस्तिक का ख्याल रखने के लिए कहा था वो वहाँ पर थी ही नहीं। उन्हें उस सर्वेंट पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने जल्दी से अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन से डॉक्टर को कॉल किया और उन्हें जल्द से जल्द चौहान मेंशन आने के लिए कहा। कुछ ही देर में सर्वेंट की हेल्प से वैष्णवी जी ने समस्तिका को बेड पर लिटा दिया और आस्तिक भी उठ चुका था। उन्होंने आस्तिक को दूध और बिस्किट दिया और डॉक्टर अब समस्तिका का चेकअप कर रहे थे। वो उसका चेकअप करते हुए बोले, इन्हें तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, हमें जल्द से जल्द इंजेक्शन लगाने होंगे। ये बोलते हुए उन्होंने अपने साथ आई हुई नर्स को देखा। नर्स ने इंजेक्शन तैयार करके उन्हें दिया। वही वैष्णवी जी उस सर्वेंट को घूर रही थी जिसे उन्होंने समस्तिका का ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन वो सर्वेंट डर के मारे अपना चेहरा झुकाकर खड़ी थी। डॉक्टर समस्तिका को इंजेक्शन और दवा देने के बाद चले गए और जाते जाते उन्होंने वैष्णवी को स्ट्रिक्टली कहा कि समस्तिका को अगर ठीक करना है तो उन्हें बहुत ज़्यादा केयर और अटेंशन की ज़रूरत है, और सबसे पहले तो उन्हें समस्तिका को एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना होगा। अभी समस्तिका की जो हालत है उस हालत में से निकलना होगा। इसलिए डॉक्टर के जाते ही वैष्णवी जी ने सर्वेंट को कहा कि समस्तिका और आस्तिक दोनों को अच्छे से नहलाकर उन्हें नए कपड़े पहना दे। सर्वेंट ने अपना सर हाँ में हिला दिया और
जैसा वैष्णवी जी ने उसे करने के लिए कहा वैसे करने लगी। वहीं दूसरी तरफ चौहान मेंशन के अंदर आगाज सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आया। तभी आखिरी सीढ़ी पर जैसे ही उसने अपना कदम रखा, एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हुई। उस लड़की ने ब्लैक कलर की साड़ी विद बैकलेस ब्लाउज पहनी हुई थी। आगाज को देखते हुए वो लड़की मुस्कुराई और बड़ी इंटेंस वॉइस में बोली, तुम न्यूयॉर्क से कब वापस आ गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये बोलते हुए वो आगाज को टच करने लगी तो आगाज तुरंत पीछे की तरफ हट गया और बोला, डोंट यू डेयर टू टच मी। इतना कहकर वो उस लड़की के बगल से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया। तभी वो लड़की एक बार फिर से उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, एक तुम हो जो मुझे खुद को टच भी नहीं करने देते और एक मैं हूँ जो तुम्हें टच करने के लिए मरे जा रही हूँ। आगाज गुस्से से कांपते हुए बोला, भाभी हो तुम मेरी, सो बिहेव योर सेल्फ। वो लड़की दिव्या मुंह बनाते हुए बोली, यही तो प्रॉब्लम है कि मैं भाभी हूँ तुम्हारी, काश तुम्हारी बीवी होती तो तुम्हारे मना करने पर भी तुम्हें ऐसी ऐसी जगह पर टच करती कि तुम खुद मुझसे आहे भरते हुए कहते, दिव्या प्लीज टच मी। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी सेडेक्टिव हो चुकी थी। तभी वैष्णवी जी बाहर से अंदर की तरफ आई और बोली, तुम ऑफिस के लिए रेडी हुए हो क्या? आगाज अभी कल ही तो तुम आए हो, तुमने प्रॉपर रेस्ट भी नहीं किया और तुम अब ऑफिस भी जाने लगे। वैष्णवी जी की आवाज़ सुनकर ही दिव्या थोड़ा पीछे की तरफ हट गई थी। वहीं आगाज एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, रेस्ट वो करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया हो, या फिर वो जो अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं करना चाहते हैं। आगाज चौहान के दिल में अभी कई हसरतें हैं। तभी वहाँ पर एक आवाज़ गूंजी जो कि अमांस की थी। अमांस आगाज की तरफ देखते हुए बोला, आज किसे तबाह करने चले हो? आगाज ने अमांस की तरफ देखा। अमांस आगाज का बड़ा भाई था और दिव्या का पति। दोनों की अभी 4 साल पहले ही शादी हुई थी। आगाज चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन लिए बोला, अगर कोई आगाज चौहान के रास्ते में आएगा तो उसे तबाह तो होना ही पड़ेगा ना। तबाह होने वाला बेशक से फिर कोई भी क्यों ना हो। ये बोलते हुए उसकी नज़रें अमांस पर और ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। अमांस तुरंत बोला, वो डील मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आगाज हल्का सा मुस्कुराया और अमांस के बिल्कुल करीब होकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, मुझे लगता है आपको दादाजी की बात याद नहीं। वो कहा करते थे ना, बिजनेस में अपना पराया कुछ नहीं होता। मेरे सामने आपकी जगह कोई और भी होता तो उसका यही हश्र होता। आगाज चौहान क्यों सोचे कि उसके सामने कौन है, उसके सामने खड़ा इंसान ये सोचे कि उसकी औकात नहीं है आगाज चौहान के सामने खड़े होने की। अपने पैर पीछे हटा लीजिए, बर्बाद होने से बच जाएंगे, वरना आगाज चौहान सिर्फ बर्बाद ही नहीं तबाह करता है। ये बोलकर आगाज तुरंत वहाँ से चला गया। अमांस तुरंत वैष्णवी जी के पास आया और बोला, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं मॉम? आप जानती हैं वो उस प्रोजेक्ट को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है जिसके पीछे मैं पिछले 4 साल से लगा हुआ हूँ। प्लीज़ आप उसे रोको मॉम। वैष्णवी जी एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, सॉरी बेटा, लेकिन तुम जानते हो आगाज किसी की नहीं सुनता। अगर वो एक बार किसी चीज़ की जिद ठान ले तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए तुम उसकी बात मान लो और तुम खुद इस प्रोजेक्ट से पीछे हो जाओ। अमांस वैष्णवी जी की बात सुनकर गुस्से से कांपने लगा। वहीं दूसरी तरफ आगाज चौहान मेंशन से निकलकर बाहर पार्किंग एरिया की तरफ आया। तभी एक बार फिर से उसका ध्यान गार्डन एरिया की तरफ गया, क्योंकि गार्डन एरिया का रास्ता बैकयार्ड की तरफ जाता था। उसकी आंखों के सामने समस्तिका का चेहरा घूमने लगा और उसके कदम खुद बैकयार्ड की तरफ बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका, जो एक सर्वेंट की हेल्प से शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर आई थी, वो बड़ी मुश्किल से अपने पैरों के बल आईने के सामने खड़ी थी। इस वक्त उसने एक रेड कलर की कुर्ती प्लाजो पहना हुआ था। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी और वो बस पत्थर सी आईने के सामने खड़ी थी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो टॉवल से अपने बालों को पोंछ सके। तभी वो सर्वेंट जो उसकी हेल्प कर रही थी, वो थोड़े परेशानी भरी आवाज़ में बोली, यहाँ पर ड्रायर तो है ही नहीं, मैं तुम्हारे बाल कैसे सुखाऊंगी? तुम रुको, मैं अभी ड्रायर लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चौहान मेंशन की तरफ चली गई और
दूसरे रास्ते से अंदर की तरफ आता हुआ आगाज बिल्कुल आईने के पीछे आकर खड़ा हुआ, जहाँ से आईने से उसे समस्तिका का चेहरा दिखाई दे रहा था। कल उसने जो देखा था वो धूल और मिट्टी से भरा हुआ था, लेकिन आज समस्तिका का बेदाग चेहरा उसके सामने था। वो बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसका बेदाग खूबसूरत सा चेहरा आगाज के सामने था और आगाज चाहकर भी उस पर से अपनी नज़र हटा नहीं पा रहा था। वही समस्तिका आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। शायद आज उसने तकरीबन 1 साल बाद खुद को आईने में देखा था। जब वो कामनी जी के साथ थी तो तब तो उसे खुद का अच्छे से श्रृंगार करना पड़ता था। वो खुद को हर एक दिन आईने में देखती थी, लेकिन पिछले 1 साल से तो उसने खुद को देखा भी नहीं था। वो तो अपनी शक्ल भी भूल गई थी। अचानक ही उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा। आंखों पर ज़्यादा जोर पड़ने की वजह से उसे चक्कर आने लगे थे। वो हल्का सा झूलने लगी तो आगाज, जो अभी तक अपनी जगह पर फ्रीज होकर खड़ा था, वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। समस्तिका नीचे गिरती उससे पहले ही आगाज ने उसे अपने बाहों में संभाल लिया। एक बार फिर से समस्तिका उसके बाहों में झूल रही थी और आगाज का दिल जोरों से धड़क रहा था। समस्तिका ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और आगाज की तरफ देखा। आगाज को देखकर वो एक बार फिर से मुस्कुराई और बोली, आप एक बार फिर से आ गए। आप कहीं जाएंगे तो नहीं ना? हमारा आस्तिक। ये बोलकर वो पूरी तरह से बेहोश हो गई। आगाज एक बार फिर से उसकी बातें सुनकर उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समस्तिका बार बार उसे देखकर ये क्यों बोलती हैं कि वो आ गया। वो उसे कैसे जानती हैं, या फिर से ये सच में उसका ड्रामा है। तभी उसका ध्यान गया कि समस्तिका उसकी बाहों में एकदम तप रही हैं। उसने जल्दी से उसे बेड पर लिटाया और उसका माथा छूकर देखने लगा। कोई भी इंसान ड्रामा तो कर सकता है, लेकिन खुद से बीमार नहीं हो सकता। वो अपने आसपास देखने लगा। उसकी नज़रें आस्तिक को ढूंढ रही थी, लेकिन आस्तिक वहाँ पर था ही नहीं। आस्तिक को एक सर्वेंट शावर दिला रहा था। तभी अचानक से समस्तिका को अपने आप ही होश आने लगा। शायद उसके दिल को कोई उम्मीद हो रही थी, जिसकी वजह से उसका जिस्म भी थोड़ी हिम्मत कर रहा था। वो बिल्कुल धीरे से बोली, पानी। उसके मुंह से पानी का जिक्र सुनकर आगाज ने तुरंत अपने आसपास देखा। वही साइड पर एक जग रखा था, लेकिन वो उस जग को छू नहीं पा रहा था। उसे ओसीडी की प्रॉब्लम थी, तो वो यूं ही किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था और ना ही खुद को किसी को टच करने देता था। समस्तिका एक बार फिर से बोली, पानी। उसके मुंह से अब एक ही बार फिर से पानी का जिक्र सुनकर आगाज ने एक गहरी सांस ली। वो बोला, ओ गॉड, क्या क्या करना पड़ रहा है? आखिर ये लड़की है क्या, और यहाँ पर कर क्या रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चौहान मैंसन में ऐसे लोग कब से रहने के लिए आने लगे हैं, और किसने इसे यहाँ पर रखा हुआ है? ये बोलते हुए उसने चेहरे पर गुस्सा भी झलक रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर हार कर उसने उस पानी के जग को उठाया और एक गिलास में पानी लेकर समस्तिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो, पी लो। लेकिन समस्तिका में कहाँ इतनी हिम्मत थी कि वो अपनी जगह खड़ी होकर उस पानी के गिलास को भी अपने लब से लगा सके। आगाज ने जब उसे कुछ भी रिस्पॉन्स करते हुए नहीं देखा तो वो आगे की तरफ बढ़ा और उसने अपने कांपते हुए हाथ से समस्तिका के सर के पीछे अपना हाथ रखा। समस्तिका को जैसे ही अपने सर पर आगाज का हाथ महसूस हुआ, एक बार फिर से उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली और आगाज को देखने लगी। एक बार उसके दिल को और भी ज़्यादा सुकून मिल रहा था। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो? समस्तिका धीरे से बोली, आप मुझे भूल गए हैं क्या? आगाज गुस्से से बोला, ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें याद क्यों रखूँगा? तुम हो कौन जो मैं तुम्हें याद रखूँ? हालत देखी है अपनी, बिल्कुल भिखारी जैसी। कभी भीख भी दी होंगी तो याद नहीं। समस्तिका उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, भीख ही तो मांगी थी मैंने आपसे, मोहब्बत की, आपने कहाँ ही दी। ये बोलकर वो अब और भी ज़्यादा मुस्कुराने लगी। उसकी बातें सुनकर आगाज को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पागल की बात सुन रहा हो। वो तुरंत वहाँ से उठा और बोला, देखो,
तुम जो भी कोई हो चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मुझे नहीं पता तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया है, लेकिन अगर तुम आज की आज इस घर से नहीं गई तो आज की रात तुम पुलिस स्टेशन में बिताओगी। तुम्हारे ये जितने भी ड्रामे हैं ना, मेरे घर वाले इस ड्रामे में फंस सकते हैं लेकिन मैं नहीं, इसलिए मेरे वापस आने से पहले यहाँ से चली जाना। और हाँ, अपने उस बेटे को भी ले जाना, पता नहीं कहाँ से लाई हो उसे, तुम्हारा अपना तो लगता नहीं। ये बोलकर आगाज वहाँ से चला गया और समस्तिका मुस्कुराने लगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, आप अपने ही बेटे को नहीं पहचान रहे आगाज? ये बोलते हुए उसकी आवाज़ में काफ़ी दर्द झलक रहा था। तभी आस्तिक वहाँ पर आया और उसने जाते हुए आगाज को देखा। आगाज को देखते ही वो एकदम से सहम गया। वो तुरंत दीवार के पीछे छुप गया था। आगाज के जाने के बाद अब वापस समस्तिका के पास आया और बोला, माँ, उस अंकल ने आपसे कुछ कहा क्या? समस्तिका ने अपना सर नामे हिलाया और एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद आस्तिक ने समस्तिका को एक बार फिर से उठाया और बोला, माँ देखो, हमारे लिए यहाँ खाना आ गया। वो आंटी कितनी अच्छी हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना सारा खाना भेजा, आज हम पेट भरकर खाएंगे। समस्तिका अपनी जगह से उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। उसे उठते हुए देख एक सर्वेंट ने जल्दी से आकर उसे अपनी जगह पर बैठने में हेल्प की और फिर खाने की प्लेट के पास लाकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। समस्तिका बहुत धीमे धीमे खा रही थी। उसे एक निवाला खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। वहीं आस्तिक बहुत तेज़ी से खा रहा था। आज शायद ज़िंदगी में पहली बार वो अच्छा खाना और इतना सारा खाना अपने सामने देख रहा था। उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद उसका पेट भर गया तो वो समस्तिका की तरफ देखने लगा, जो अभी भी मुश्किल से 2 रोटी खा पाई थी, लेकिन अब उसका पेट भी भर गया था। आस्तिक उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आपने मेरी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाया। जब मैं अपनी माँ को खाना खिलाता हूँ तो वो बस एक ही निवाला खाती हैं, लेकिन आज उन्होंने पूरी 2 रोटी खाई हैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वो मासूम ये बात कैसे ही समझता कि जब रोटी ही एक हो तो उसमें से समस्तिका कितनी ही निवाला खा सकती थी। वो जानबूझकर एक ही निवाला खाती थी ताकि बाकी की रोटी आस्तिक खा सके। वहीं दूसरी तरफ आगाज इस वक्त अपने ऑफिस में था और उसका पर्सनल असिस्टेंट तरुण उसके सामने खड़ा था। तरुण उसकी तरफ देखते हुए बोला, बॉस, आपने मुझे जो कुछ करने के लिए कहा था मैंने वो सारी तैयारी कर दी है, लेकिन क्या आपको ये सब सही लग रहा है? आई मीन अमान सर आपके बड़े भाई हैं तो उसके साथ ये सारा कंपटीशन। आगाज उसे डेविल नज़रों से देखते हुए बोला, तुम्हें कितनी सैलरी देता हूँ मैं? तरुण हल्का सा सकपकाया और बोला, 5 लाख रुपए। आगाज अब अपनी जगह से खड़े होकर अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए तरुण के पास आया और बोला, सोच रहा हूँ 5 लाख का एक कुत्ते ले लूँ, तुमसे तो ज़्यादा समझदार होगा और वफादार भी। उसकी बात सुनकर तरुण ने अपना चेहरा झुका लिया। आगाज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब वेन्यू पर चले या फिर तुम्हें तुम्हारी औकात थोड़ी और दिखाऊं? तरुण ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। कुछ देर बाद होटल मून हेवन बैंक्वेट हॉल में स्टेज लगा हुआ था और एक शख्स अपने हाथों में माइक लेकर खड़ा था। उस बैंक्वेट हॉल में इस वक्त तकरीबन 50 से ज़्यादा बिजनेसमैन मौजूद थे, जो एक से बढ़कर एक थे। सब मुंबई के नामी गिनामी बिजनेसमैन थे और सबके चेहरे पर नर्वसनेस नज़र आ रही थी। लेकिन उसमें से एक अमान चौहान भी था, जो फिलहाल थोड़ा बेफिक्र नज़र आ रहा था। उसने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंतज़ार किया था। हालांकि आगाज ने उसे चैलेंज किया था, लेकिन फिर भी वो इस प्रोजेक्ट के पीछे नहीं हटा और अभी थोड़ी देर पहले ही उसने किसी को पूरी 1 करोड़ रुपए दिए थे इस प्रोजेक्ट को अपने नाम करवाने के लिए। इसलिए अब उसके चेहरे पर डेविल स्माइल तैर रही थी। तभी सब लोग अपनी चेयर पर बैठ गए और स्टेज पर खड़े उस आदमी ने बोलना शुरू किया। सबको ग्रीट करने के बाद अब उसने मुद्दे पर आते हुए कहा, वैसे तो आप सब लोगों को अंदाज़ा होगा ही आज का ये प्रोजेक्ट कौन सी कंपनी हासिल करने वाली है, लेकिन फिर भी मुझे बेहद खुशी होगी कि मैं उस कंपनी का नाम आप सबके सामने अनाउंस करूं। इस बार
इस प्रोजेक्ट को हासिल किया है और वो कंपनी कोई और नहीं बल्कि एएस इंडस्ट्रीज है। होस्ट के मुंह से एएस इंडस्ट्रीज सुनकर अमांस की आंखें बड़ी हो गई। उसकी कंपनी का नाम चौहान इंडस्ट्रीज था, जबकि आकाश की कंपनी का नाम एएस इंडस्ट्रीज था। और तभी उसकी नज़रें बाहर से अंदर की तरफ आते हुए आकाश पर गईं, जिसने अपने हाथ अपनी पॉकेट में डाले हुए थे और उसके चेहरे पर गजब का एटीट्यूड झलक रहा था। सबकी नज़रें उसकी तरफ उठ चुकी थीं, लेकिन आकाश की नज़रें सिर्फ सामने की तरफ थीं। लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर अपना पैर रखने को हुआ, उसने अमांस की तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखा और फिर उसने अपने पैर को स्टेज पर कुछ इस तरह से रगड़ कर जैसे अपने पैर से नीचे कुछ मसल रहा हो, और ये करते वक्त उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसकी इस हरकत को देख अमांस का चेहरा और भी ज़्यादा गुस्से से कांपने लगा और वो तुरंत वहाँ से उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। तभी आगाज स्टेज पर आया और बोला, कहते हैं जब भी आप किसी बड़ी चीज़ को हासिल करो तो भगवान का शुक्रिया अदा करो, अपने दोस्तों को, अपने वेल विशर के भी शुक्रगुजार रहो। लेकिन आगाज चौहान को ये सब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगाज चौहान ने आज तक जो भी हासिल किया वो सिर्फ अपने बलबूते पर किया है। उसमें ना ही उस भगवान का कोई हाथ है और ना ही मेरे सो कॉल्ड चाहने वालों का। पर फिर भी अपने चाहने वालों को मैं आज रात चौहान मेंशन में होने वाली पार्टी पर इनवाइट करना चाहूँगा। आई होप आप सब लोग ज़रूर आएंगे। ये बोलकर वो तुरंत स्टेज से नीचे आ गया और अमांस जो बाहर की तरफ जा ही रहा था, जब उसने पार्टी की अनाउंसमेंट सुनी तो उसका चेहरा और भी ज़्यादा गुस्से से कांपने लगा। वो अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए बोला, तो मुझे हराने की खुशी में आज तुमने पार्टी भी रखी है ना आगाज? मैं भी देखता हूँ तुम अपनी खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट करते हो। ये बोलते हुए उसकी नज़रें आगाज पर थी, जो बाहर की तरफ जा रहा था। उसे देखते हुए उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। शाम का वक्त, बाहर गार्डन एरिया में आज रात की पार्टी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। वैष्णवी जी जो गार्डन में खड़ी थी, वो ये सब देखकर हैरान थी। तभी उनकी नज़र तरुण पर गई, जो सारी तैयारियां देखने के लिए वहां पर आया था, और तरुण ने उन्हें बताया कि ये सारी तैयारियां आगाज सर ने ही उससे करवाने के लिए कहा है। वैष्णवी जी समझ चुकी थी कि ये सारी तैयारियां प्रोजेक्ट की खुशी में ही हो रही होंगी। वह कुछ सोचते हुए बोली, पता नहीं आगाज और अमांस के बीच कब सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ दिव्या, जो एक साइड पर खड़ी हुई पार्टी के डेकोरेशन देख रही थी, वो मुस्कुराते हुए बोली, हसीन रात और हाथों में शराब के जाम हो तो दिल एक चीज़ और मांगता है, और वो होता है सबाब। आज तुमने अपने भाई को हराया तो आज तुम्हारा दिल बेहद खुश होगा। अब तुम्हारी इस खुशी को सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ वैष्णवी जी कुछ सोचते हुए बोली, मैं जाकर बैकयार्ड में सर्वेंट को बोलती हूँ कि वो उस लड़की का ख्याल रखें। कहीं गलती से भी वो लड़की या फिर वो बच्चा गार्डन एरिया की तरफ आया तो आगाज का पता नहीं क्या तूफान लेकर आएगा। ये बोलते हुए वो बैकयार्ड की तरफ बढ़ गई। चौहान मेंशन का सबसे आलीशान कमरा, बिस्तर पर दो जिस्म बेलिबास लेटे हुए थे। उनके जिस्मों को सिर्फ एक सफ़ेद कलर की चादर ने अपने अंदर छिपा रखा था, और दरवाजे पर मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। चौहान मेंशन शाम का वक्त वैष्णवी जी बैकयार्ड की तरफ आई, जहां पर समस्तिका और आस्तिक दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर खेल रहे थे। समस्तिका हल्का मुस्कुरा रही थी। वो आज एक बार फिर से आस्तिक के साथ अपनी वही पुरानी गेम खेल रही थी, जो वो हमेशा से खेलती थी। उन दोनों को यूं देखकर वैष्णवी जी मुस्कुराई और उनके पास आकर बोली, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? समस्तिका हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाया। आस्तिक वैष्णवी जी की तरफ देखते हुए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, जो आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। आप बहुत अच्छी हैं। वैष्णवी जी मुस्कुराई और बोली, अच्छा ऐसा क्या किया मैं तुम्हारे लिए? आस्तिक तुरंत अपने कपड़ों को छूते हुए बोला, आपने मुझे इतने अच्छे कपड़े दिए और मेरी माँ को भी इतने अच्छे कपड़े दिए। आज वो बहुत सुंदर लग रही हैं। ये बोलते हुए उसकी नज़र एक बार फिर से समस्तिका पर आ गई।
वैष्णवी जी ने समस्तिका के गाल पर अपना हाथ रखा और फिर मुस्कुराकर बोली, वैसे तो तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। आज तुम्हारी माँ सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। वैसे तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तुम्हारी माँ तो कुछ बोलती नहीं, तुम ही मुझे अपना नाम बता दो। आस्तिक तुरंत बोला, मेरा नाम आस्तिक, मेरी माँ का नाम समस्तिका है। समस्तिका का नाम सुनकर वैष्णवी जी की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा नाम है, जैसे तुम खूबसूरत वैसे तुम्हारा नाम भी खूबसूरत। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि तुम दोनों इतनी बुरी हालात में क्यों थे? मेरा मतलब तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों काफ़ी अच्छे परिवार से हो, फिर तुम दोनों फटे हुए कपड़े और वो सब। वैष्णवी जी का सवाल सुनकर अब आस्तिक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वैष्णवी जी की क्या बताए, कहीं उनके बारे में सुनकर वैष्णवी जी उन्हें घर से बाहर ना निकाल दे। यही जैसे ही वैष्णवी जी ने उसे परेशान होते हुए देखा, वो आस्तिक के पास बैठकर उसे संभालते हुए बोली, तुम्हें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है आस्तिक बेटा, तुम मुझे अपने बारे में बता सकते हो। वही समस्तिका जो चुपचाप उन दोनों की तरफ देख रही थी, अचानक उसे घबराहट होने लगी और वो आस्तिक को अपनी गोद में उठाकर गहरी गहरी नज़रों से वैष्णवी जी को देखने लगी। वो तुरंत अपनी जगह से उठी, उसके पैर बुरी तरह से काँप रहे थे, उसमें चलने की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन वो फिर से बाहर की तरफ जाने लगी तो वैष्णवी जी को समझ आ गया था कि शायद वो भी डर रही हैं। वो उन्हें तुरंत रोकते हुए बोली, तुम दोनों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अगर तुम दोनों मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते तो ठीक है, तुम दोनों यहीं पर रहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जब तक तुम यहाँ पर रहना चाहो तब तक तुम यहाँ पर रह सकते हो, इसे तुम अपना ही घर समझो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर प्यार साफ झलक रहा था और समस्तिका जो एकदम डर गई थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े नॉर्मल हो गए। वो वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई और एक बार फिर से आस्तिक के साथ खेलने लगी। वैष्णवी जी हैरानी से उन्हें देख रही थी। अभी तक समस्तिका ने उनसे कोई बात नहीं की थी और समस्तिका उन्हें समझ में भी नहीं आ रही थी कि कैसे पल पल में समस्तिका बदल जाती हैं। कभी उसकी हालत थोड़ी ठीक लगती हैं तो कभी वो एकदम हिम्मत हार जाती हैं। अब पल भर में ही उसने यहाँ से जाने का फैसला ले लिया और अब एक बार फिर से बिल्कुल वापस वैसे ही हो गई जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल हो। वैष्णवी जी खुद से ही बोली, मुझे लगता है मुझे समस्तिका को लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए, उसके अच्छे से टेस्ट और चेकअप करानी चाहिए ताकि मुझे पता चले आखिर समस्तिका के साथ प्रॉब्लम क्या है। ये बोलते हुए वो समस्तिका और आस्तिक तरफ ही देख रही थी। तभी उसकी नज़र वहाँ पर बाहर से आ रहे सर्वेंट पर गई। वो उसे देखकर तुरंत बोली, तुम समस्तिका और आस्तिक का ख्याल रखना, उन्हें छोड़कर कहीं मत जाना और हाँ, ध्यान रखना कि ये दोनों बाहर भी ना आए। आज की पार्टी आगाज ने स्पेशल रखी है, तो अगर पार्टी में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसका गुस्सा संभालना मुश्किल हो जाएगा। पहले ही मुझे उसे लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उस सर्वेंट ने अपना सर हाँ में हिलाया। वही वैष्णवी जी अब रघुवीर जी के बारे में सोच रही थी। रघुवीर जी आगाज के डैड थे, जिनके साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। कुछ देर बाद पार्टी शुरू हो चुकी थी और चौहान मेंशन में एकदम माहौल बना हुआ था। ज़्यादातर लोगों के हाथों में वाइन के ग्लास थे और जिनकी लाइफ पार्टनर उनके साथ आई हुई थी, उन्होंने अपने हाथों में वाइन के ग्लास के साथ साथ उनकी कमर को थामा हुआ था। वही आगाज जो इस वक्त मिस्टर गुप्ता के साथ अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। मिस्टर गुप्ता उसकी तरफ देखते हुए बोले, वैसे मानना पड़ेगा आपको मिस्टर चौहान, आप सच में एक टॉप बिजनेसमैन बनने के लायक हैं। आज आपने प्रूव कर दिया कि आप जिस पोजीशन पर हैं उसका एक कारण है और वो कारण ये है कि आप बिजनेस में अपना पराया सिर्फ अपना फ़ायदा और नुकसान देखते हैं। आगाज अपने हाथों में पकड़ी हुई ड्रिंक का गिलास देखते हुए बोला, अगर आपकी जेब में पैसे हैं ना मिस्टर गुप्ता, तो किसी की औकात नहीं होती कि आपके सामने बोलने की, और अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो गली का कुत्ता भी आपके ऊपर भौंकने से पीछे नहीं हटता। ये बोलते हुए अब उसने अपनी नज़र सामने खड़े हुए आमांस पर डाली जो दिव्या के साथ खड़ा था और दिव्या और उसके बीच किसी चीज़ को लेकर बहस हो रही थी।
दिव्या आमास की तरफ देखते हुए बोली, तो आखिर एक बार फिर से तुम हार ही गए। हार मुबारक हो पति। आमास गुस्से से दिव्या की तरफ देखते हुए बोला, कैसी बीवी हो तुम, अपने पति की हार पर खुश हो रही हो। दिव्या व्यंग से हंसी और बोली, और क्या करूँ, वैसे भी तुम सिर्फ नाम के पति हो। आज तक तुम मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दे पाए जो मैं तुम्हें एक पति की इज्जत दूँ। अमांस के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। वो दिव्या की तरफ देखते हुए बोला, और तुम आज तक तुमने मुझे क्या दिया, और तुम जो मुझे एक बच्चा तक नहीं दे पाई। यू नो व्हाट, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है। अगर तुम मुझे एक बच्चा पैदा करके दे देती होती ना, तो मेरी हालत ये कभी नहीं होती। इस घर में मेरा रुतबा ही अलग होता। लेकिन पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी कर ली। उसकी बातें सुनते ही दिव्या गुस्से से बुरी तरह काँप रही थी। वो दांत पीसते हुए बोली, अभी अभी तुमने मुझे जो बातें कही है ना, उसके बारे में तुम बहुत पछताओगे आमास, हद से ज़्यादा पछताओगे। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। अभी उसने 2 कदम आगे रखे ही थे कि उसकी नज़र आगाज पर गई, जिसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। आगाज उसके पास आया और अपने हाथों में पकड़ा हुआ ड्रिंक का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, ड्रिंक पीना पसंद करोगी क्या भाभी। दिव्या गुस्से से बोली, भाभी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, मुझे भाभी कहकर मत बुलाओ। आगाज व्यंग से मुस्कुराया और बोला, क्यों, तुम मेरे भाई की बीवी नहीं हो। दिव्या उसकी बात बीच में काट कर बोली, भाई नहीं, सौतेले भाई, जिसे तुम इंसान तक नहीं समझते। भाई तो समझना दूर की बात, जब वो तुम्हारा भाई नहीं है तो मैं भाभी कहाँ से हुई। लेकिन अगर तुम कोई और भी रिश्ता बनाना चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। मेरा और तुम्हारा दोनों का रूम खाली है, चले क्या, अच्छे से सेटिस्फाइड करूँगी। अभी वो बोल ही रही थी कि आगाज ने अपने हाथों में पकड़ी हुई ड्रिंक का ग्लास एक झटके से उसके तरफ किया और सारी ड्रिंक सीधा दिव्या के चेहरे पर जा गिरी। दिव्या का चेहरा एकदम से काँप उठा। आगाज के चेहरे की वो डेविल स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई। अगले ही पल उसने वो कांच का ग्लास नीचे ज़मीन पर फेंका और बोला, अपनी जगह समझ आ गई तुम्हें या फिर समझाऊं। तुम और आगाज चौहान के बिस्तर पर इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। ये बोलकर आगाज सार्कास्टिक स्माइल के साथ दिव्या को देखते हुए वहाँ से चला गया और दिव्या अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसने अपने चेहरे पर अपना हाथ रखा। उसका चेहरा और उसका हाथ दोनों बुरी तरह से काँप रहे थे। वो जाते हुए आगाज की तरफ देखते हुए बोली, तो आज तो सिर्फ पता ही चल जाए कि कौन कितने पानी में है। आगाज चौहान, अगर आज हम दोनों एक बिस्तर पर ना हुए तो भी मैं दिव्या नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एविल स्माइल तैरने लगी। कहानी आगे सुननी है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और सभी लोग वीडियो पे लाइक दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा हो सके तो।